नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज बात करेंगे कुछ खेती किसानी की, कृषि की। पिछले दिनों आपने देखा कि भारत सरकार ने ढेर सारी योजनाएं जो है और कई तरह की घोषणाएं की किसानों के लिए, किसानों को राहत देने के लिए। और इसके क्या मायने हैं, ये इसको समझने के लिए कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि पिछले दिनों जो घोषणा हुई उसमें कहा गया कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें से सीरियल्स, पल्स, दालें, जो तेल हैं, प्याज हैं, आलू हैं, उनको निकाल दिया गया। और इसको कहा गया ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है, ये 1955 से था, ये कानून, इसको बदलना जरूरी था, अब सब कुछ किसान के हाथ में रहेगा। लेकिन आप बताइए सच्चाई क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर चेंज करने के लिए बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि प्रयास हो रहा था। और लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें सरकार ने जो अमेंडमेंट की बात की है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को बदलने के लिए, उसमें कहा यह जा रहा है, कन्वे ये किया जा रहा है कि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब हम ट्रेड को या प्रोसेसिंग कंपनीज को, इन सब को जब हम अलाउ कर देंगे कि आपकी स्टॉक लिमिट जो है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप जितना भी स्टॉक रख सकते हैं, तो वो ये कहा जा रहा है कि ये किसानों को अच्छा दाम देंगे और इसमें किसानों का फायदा होगा। और साथ में कुछ एक और पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनको डी कंट्रोल किया गया, यानी उसमें भी कोई स्टॉक लिमिट अब नहीं होगी। जैसा कि आपने कहा, दालें, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल और ये अपना अनियन और पोटैटो, ये सब जो है इनके ऊपर कोई अब कंट्रोल नहीं रहेगा। मैंने तो कहीं ऐसा देखा नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी स्टडीज ऐसी आई हैं जो ये कहती हैं कि जब भी जो बल्क बायर है, जो भी बिग रिटेलर है, जब उसकी स्टॉक लिमिट हट जाती है तो एक तरह का वो डिसएडवांटेज किसान को होता है, क्योंकि किसान को एक जो बार्गेनिंग पावर होती है वो उसकी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब एक बड़ा रिटेलर अपना स्टॉक रखता है तो वो किसानों को अच्छा दाम नहीं देता है और वो कोशिश करता है कि उसका प्रॉफिट जितना भी हो वो बढ़ सके। तो इस सारे सिचुएशन को देखते हुए अगर हम ये कहते हैं कि किसानों को फायदा होगा, तो मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसका दूसरा एग्जांपल मैं ये दूंगा कि अमेरिका में और यूरोप में बिग रिटेल्स, मल्टी ब्रांड रिटेल लाइक वॉलमार्ट, सेंसबरी, टेस्कोज, ये सब वहां पर हैं और इनके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, लेकिन वहां पर किसानों को दाम नहीं मिला। और किसानों को अगर दाम मिलता है तो आज एग्रीकल्चर की जो डिस्ट्रेस है अमेरिका में और यूरोप में है, इतनी ज्यादा भयंकर नहीं होती। तो ये तो कहीं भी एविडेंस नहीं है कि इससे किसानों को ज्यादा भाव मिलता है। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर्स को, आज तक हम जब भी कभी प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई सप्लाई डिमांड में कंस्ट्रेंट है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्लेयर बीच में आ जाएगा जो कि मैनिपुलेट करेगा प्राइसेस को, तो कंज्यूमर को उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। और ये जो है आगे आने वाले दिनों में, और कहा यह जाएगा क्योंकि हम अच्छा एक प्राइस दे रहे हैं किसानों को, तो इसलिए शायद किसान कंज्यूमर को ये इंप्रेशन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं है नहीं। मुझे कहीं ग्लोबली ये नजर नहीं आता कि जब भी बड़े रिटेलर को हमने स्टॉक लिमिट हटा दी हो तो उससे किसानों को कहीं फायदा हुआ हो। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि सरकार इसी दलील को दूसरे ढंग से दे रही है जो बात आप कर रहे हैं। सरकार का कहना कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, होर्डिंग्स नहीं होगी, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे वो कोल्ड स्टोरेज का चेन बनाएंगे, भंडारण होगा और उससे किसानों को फायदा होगा। ये दलील है सरकार की। देखिए, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि होर्डिंग कैसे नहीं होगी। जब आपने कह दिया है कि प्रोसेसिंग जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका टर्न वो है, आपने अलाउ किया हुआ, जितना आपकी प्रोडक्शन की वो है ऑप्शन है या प्रोडक्शन आपने दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं अपना स्टॉक। तो स्टॉक तो बढ़ेगा, स्टॉक लिमिट जब बढ़ जाएगी तो होर्डिंग कैसे नहीं होगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आज भी कोई व्हीट एंड पैडी की या बाकी और फसलों की जब हम होर्डिंग करते हैं, तो अगर उसका, जैसे हम एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि प्याज में जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम होर्डिंग कहते हैं, लेकिन अब तो होर्डिंग आपने अलाउ कर दी है। तो जब आपने स्टॉक लिमिट हटा दी है तो वो भी तो एक होर्डिंग हुई ना, और वो जब हो गया तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा किसानों पे। तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। अभी देखिए, जब तक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था तब नहीं हमें किसानों को फायदा मिल सका, तो अब जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमने हटा दिया तो मुझे समझ नहीं आता कैसे उस किसानों को फायदा होगा, जबकि उनकी स्टॉक लिमिट जितनी वो चाहे कर सकते हैं। इसमें एक प्रोविजन रखा है सरकार ने कि अगर पेरिशेबल्स में 100% से ज्यादा के दाम बढ़ता है
और जी। बाकी स्टेपल फूड्स में 50% से ज्यादा बढ़ता है तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो वापिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को या अपने जो प्रोविजन है उसको ला सकती है। वो तो प्रोविजन जो है इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कहना कि भाई किसानों के लिए इसमें फायदा होगा, कहीं एविडेंस नहीं है इस बात का। तो आम लोगों के लिए क्या है, आम लोगों को क्या एंड प्रोडक्ट जो आम लोगों के पास पहुंचता है उसको आप कैसे देखते हैं इस कानून के बाद? जरा दोबारा रिपीट करेंगे मनोरंजन जी। आम लोगों के लिए आप क्या देखते हैं इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से जो चीजें निकाली गई हैं, क्योंकि एंड बायर वही है। देखिए, हमें समझना ये है कि बेसिकली ये जो बेनिफिट दिया गया है ये ट्रेड के लिए है, प्रोसेसिंग कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए है। ये कहना कि सब इन चीजों से जो है एग्रीकल्चर का रिफॉर्म होगा, किसानों को ज्यादा इनकम होगी, ये आम किसानों को समझना है कि उनको फायदा इसमें नहीं होगा। कंज्यूमर्स को ज्यादा देना पड़ेगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये एस्टैब्लिश नॉर्म है कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है और कीमतें कम होती हैं तब जो बिग रिटेलर्स हैं वो अपना स्टॉक अपना इकट्ठा करते हैं, और जब कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, तब वो मार्केट में प्राइसेस को प्ले करते हैं। तो दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो सरकार कह रही है कि उनको फायदा नहीं होगा जी। एक तो सरकार कह रही है कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया है, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, लेकिन हम भी और आप भी जानते हैं कि लागत जो कितनी होनी चाहिए उसी को तय करने में दिक्कत हो रही है। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि C2 कॉस्ट यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट देना है, वो तो सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने उस फॉर्मूले को उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक हिस्सा है A2 प्लस FL, यानी जो किसान अपनी जेब से खर्चता है प्लस उसकी फैमिली लेबर दोनों को मिलाकर उसके ऊपर 50% देने की बात कही है, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सब ये स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं जैसा कि आपने कहा है। लेकिन जो लागत है किसान की, वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही कवर नहीं होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। अभी देखिए कर्नाटका में कल ही जो उनके चेयरमैन थे एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के, उनके वहां पर एक एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन है कर्नाटका में, उसके चेयरमैन ने खुद कहा है कि 8 क्रॉप्स में अभी जो खरीफ क्रॉप्स अनाउंस हुई है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कवर नहीं होता है, ये कर्नाटका में कहा गया है। पंजाब ने अभी भी अपनी आवाज रेज की है, हर बार करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कवर नहीं होती है। सारी स्टेट्स में हम ये देखते हैं, अधिकतर हम ये जानते हैं कि जितने भी APMC को छोड़ दीजिए, लेकिन जब हम देखते हैं CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जब MSP को वर्कआउट करती है तो वो किसानों की लागत को देखती है और कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी देखती है, वो इंटरनेशनल जो मार्केट प्राइसेस है उसको भी देखती है, उसके हिसाब से प्राइसेस तय करती है। मुझे नहीं मालूम कब हमने आज तक किसानों को जो उसका जायज प्राइस मिलता है वो हमने दिया होगा। मैं स्पेशली व्हीट एंड राइस की बात कर रहा हूँ। अभी भी आप देखें, देवेंद्र सर, एक आध सवाल ट्विटर पे भी आया, मैंने ट्वीट किया था कि मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं आपका। एक साहब ने लिखा है कि सेपरेट कैडर होना चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस के लिए, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो सर्विस का कैडर है उसका किसानों के साथ कोई लिंक नहीं है, ये हमें समझना है। ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बना हुआ है, उसके अंतर्गत साइंटिस्ट की अपॉइंटमेंट होती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां हम ये मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जहां हम किसान के प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसका उस कैडर से मतलब नहीं है। तो शायद मुझे नहीं मालूम हमारे दोस्त क्या चाहते थे इसमें, क्या उनका सवाल था, लेकिन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेट बोर्ड जो है, ARS भी हम कहते हैं उसको, एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसी के तहत साइंटिस्ट की अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन जो असली बात शायद ये कहना चाहते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर के प्राइसेस तय करें तो उसमें फार्मर्स का ज्यादा शेयर होना चाहिए, उसका ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आज तक हम किसानों का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी, इंटरनेशनल मार्केट्स का इंटरेस्ट भी, ये सब देख के करते हैं। तो अगर जब उसके हिसाब से करते हैं तो किसान जो है, मैंने हर बार कहा है कि वी हैव एक्चुअली डेलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड ऑल दिस ईयर। जो किसान का हक मिलता है हमने उसको नहीं दिया है। एक अंतिम का सवाल है सर, एक और ट्विटर पे आया है, खुशनुद हैदर साहब कह रहे हैं कि वो लोन जो है वो चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी फिलहाल कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि लोन कैसे चुकाएं, इसका कोई हल हो सकता है? संक्षेप में यदि आप बता सके सर। ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये हर बार उठता है, इसको समझने की जरूरत है। मैं इसमें थोड़ा सा एक मिनट और लूंगा एग्जांपल देने के लिए कि एक OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की स्टडी आती है, वो कहती है कि सन 2000 और 2016-17 के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये 16-17
माफ़ी चाहता हूँ, हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है डॉक्टर साहब से, और वक्त है छोटे सा ब्रेक का। एक अच्छी बातचीत हो रही थी जिस पर हम बातचीत कर रहे थे कि जो भारत सरकार ने किसानों के बारे में। जी तो जी जो सर। किसानों को मिलना चाहिए था प्राइस, वो हम नहीं दे पाए, और यही एक कारण है कि किसान जो लोन लेता है वो नहीं रिपे कर पाता है। और ये लोन के ही बर्डन के नीचे, क्रेडिट के बर्डन के नीचे, इस कर्जे के नीचे ही किसान जो है इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या का दौर इतने सालों से चल रहा है, ये भी हम सब जानते हैं। हमें उसको, उस लोन के चक्रव्यूह से बाहर निकालना है। उसके दो चीजें हो सकती हैं, एक तो अभी जो कर्जा है किसान के सिर पर उसको राइट ऑफ किया जाना चाहिए, और अभी जो हमने कहा है कि जो इवन कोविड के और कोरोना वायरस के टाइम पर भी जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगस्त तक लिमिट है, मेरा मानना है उसकी जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि किसान के पास इनकम ही नहीं है तो उसको कर्जे को कैसे भरपाई कर पाएगा। तो इसमें बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, और सबसे बड़ा उसमें फैक्टर यह है कि हम किसानों को इनकम दें जो उसका जायज इनकम बनता है। जब तक हम इनकम नहीं देंगे, मनोरंजन जी, कर्ज के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी, आपने वक्त निकाला, ढेर सारी बातें हुई। उम्मीद करते हैं सरकार आपकी बात को भी सुनेगी।